So guys, we will start with our today's session. लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. इफ़ यू रिमेंबर yesterday we were discussing यूनिट 1 चैप्टर 1. ओके और वहीं पे हम लोगों ने थोड़े कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे. लाइक वी ऑलरेडी डन डिस्कसिंग अबाउट IT एक्ट 2000 और उसका जो सेक्शन 80 है वो, और उसमें हम लोगों ने सर्टन प्रोविजंस पढ़े थे. एंड जो सेक्शन 80 है इट ओनली गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन द पर्सन जिसको आपको अरेस्ट करना है ही इज़ ऑन और ही और शी वो एक पब्लिक प्लेस पे. So this rule or this particular power is only applicable to officers above, not below the rank of DSP, Deputy Superintendent of Police. तो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उसी के या उससे बड़े रैंक के ऑफिसर्स को ये पावर्स मिलेंगे. और उसके साथ में अगर कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए कोई ऑफिसर्स है उनको भी सेक्शन 80 का पावर मिलता है. और ये जो पावर है ये हम लोगों ने कहाँ से बोरो किया है? वी हैव बोरोड इट फ्रॉम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 2, जिसमें सर्टन प्रोविजंस प्रोवाइडेड है और उसी को मतलब फिजिकल क्राइम के लिए ये प्रोवाइडेड है. एंड उसी को हम लोगों ने बोरो करके IT एक्ट में डाला है फॉर द वर्चुअल काइंड ऑफ क्राइम्स. ओके, सो यहाँ पे ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. आफ्टर दैट वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस क्या होता है, जिसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे आज. सो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस मतलब एक ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं. क्रिमिनल एक्टिविटी होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस होता है. जैसे एज वी डिस्कस कि अगर कोई डाउरी केस है, डाउरी समझते हैं हम लोग, तो डाउरी केस के लिए क्या होगा, वो कॉग्निजिबल ऑफेंस कंसिडर होता है. एंड इट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस. मतलब आपका क्राइम मतलब जो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस होते हैं या क्राइम होता है वो इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं कि वहाँ पे हम लोग जो पर्सन को हम लोगों ने ऐसे क्राइम्स के लिए अरेस्ट किया है उसका वो केस का जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हम लोग वो पर्सन को बेल पे भी बाहर छोड़ते नहीं है. नॉर्मल जो नॉन कॉग्निजिबल केसेस होते हैं उसके ऊपर जो विक्टिम जो मेन पर्सन्स है जिनके अगेंस्ट केस फाइल है वो बेल पे बाहर आ सकते हैं. सो कॉग्निजिबल आर नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजिबल आर बेलेबल ऑफेंसेस. तो ये दो हम लोगों ने डिस्कस किया था. देन हम लोगों ने ये देखा था कि जब कभी अगर सेक्शन 80 अगर अप्लाई हो रहा है जहाँ पे हम लोग किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, सो FIR फिर भी रिक्वायर्ड होगा ही. FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. अब याद रखो FIR का मतलब ये नहीं है कि इफ सम क्राइम हैपन अगेंस्ट मी देन ओनली आई कैन फाइल एन FIR. सपोज मुझे अगर लगता है कि हो गया सिग्नल पे जो बच्चे कोई जो बैगर्स है सिग्नल पे, अगर उनके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, ज़बरदस्ती उनको लाया गया है, जो लोग उनके साथ है उनके पेरेंट्स नहीं है, कहीं से किडनैप करके लाया उनको, तो आई कैन ऑल्सो फाइल एन FIR. और ये जो क्राइम होगा और दिस काइंड ऑफ एन ऑफेंस इज ऑफ अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल वन. तो अगर ऐसे कोई जो चिल्ड्रन रिलेटेड अगर कुछ क्राइम्स होते हैं उसमें अगर कोई किसी के ऊपर केस रजिस्टर होता है ऐसे टाइप में कि जहाँ पे उनके पास से भीख मंगा रहे हैं या उनके पास ज़बरदस्ती उनको किडनैप करके लाया गया है, जो लोग हैं वो उनके ओरिजिनल पेरेंट्स नहीं है, तो दैट कम्स अंडर अ कॉग्निजिबल क्राइम. तो हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में जैसे क्राइम्स देखते हैं वैसे ही सर्टन क्राइम्स जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं तो उसके ऊपर IT एक्ट का अलग अलग जो सेक्शंस है वो अप्लाई होता है. तो वर्चुअल फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल अगर कुछ क्राइम होता है तो वो टाइम पे हम लोग के पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है 1973 के सर्टन प्रोविजंस है. एंड एग्जैक्टली सेम वे जब अगर वर्चुअल वर्ल्ड में अगर क्राइम होता है तो वो टाइम पे हम लोग के पास जो प्रोविजंस जो है वो हम लोग के प्रोविजंस आएंगे फ्रॉम द IT एक्ट 2000. तो हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड के जो सर्टन प्रोविजंस है वो हम लोगों ने बोरो किए हुए फॉर दिस वर्चुअल वर्ल्ड. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव सेक्शन 154 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजिबल केसेस. मतलब कॉग्निजिबल मतलब बहुत सीरियस टाइप के कुछ अगर ऑफेंसेस है या क्राइम है
तो वो टाइम पे सबसे पहले तो किसी ने तो एक एफआईआर रजिस्टर किया हुआ होना चाहिए, और जो पर्सन वो एफआईआर रजिस्टर करने आया है वो अगर खुद से वो रिपोर्ट नहीं लिख सकता तो कोई दूसरा लिखेगा, और उसके नीचे उसका साइन होगा या थंब होगा उसका, बराबर है, अगर उसको साइन करने नहीं आता है तो। और ये बेसिस के ऊपर देन हम लोगों को अगर लगता है, मतलब जो ऑफिसर है उसको अगर लगता है कि हाँ ये वो कैटेगरी में आता है, देन दे कैन अरेस्ट दैट पर्सन ओनली फ्रॉम अ पब्लिक प्लेस, नॉट फ्रॉम अ प्राइवेट प्लेस, विदाउट अ वारंट। ओके, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और सेक्शन 80 अगर अप्लाई हो रहा है तो। नाउ एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इंचार्ज, ये हम लोगों ने कल देखा था। सो उसके आगे यहाँ पे देखो आपको सेम दिया हुआ है, वो क्या बोला है, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑन एनी पार्ट ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन मे सेंड। अब ये सेक्शन सब सेक्शन सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेन जो आपके सेक्शंस है वो याद रखो, सर्टन जो सब सेक्शंस है वो याद रखेंगे। सो यहाँ पे मेन सेक्शन क्या है, सेक्शन 154, ठीक है। तो सेक्शन 154 ओवरऑल क्या है वो याद रख लो, उसके अंदर के सब सेक्शंस हम लोग को याद नहीं रहेंगे। सो सेक्शन 154 क्या है, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, या एफआईआर जो हम लोग रजिस्टर करते हैं उसका प्रोसीजर जो है वो आपको सेक्शन 154 में आता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के। सो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एनी पर्सन अग्रीड बाय रिफ्यूजल ऑफ एनी पार्ट। अब सर्टन लैंग्वेजेस जो है वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो इसके लिए हम लोग सिलेक्टेड वर्ड से ये चीज़ों को समझते हैं। पूरा हम लोग एग्जैक्टली अगर समझने की ट्राई करेंगे वो टाइम पे नहीं भी हो सकता है, समझने में डिफिकल्टी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब वो आप इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन किस में होगा, इन अ राइटिंग, बराबर है, एंड बाय पोस्ट टू, किसको हम लोग देंगे, जो भी पुलिस में जो मेन ऑफिसर है उसको, वहां का जो इंचार्ज है उसको। एंड उसको अगर लगता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है, इफ दैट इंफॉर्मेशन इज इनफ टू डिफाइन द टाइप ऑफ एन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉट, देन ही शेल, देखो यहाँ पे शेल लिखा है, ठीक है, मतलब कंपलसरी, अगर उसके पास इनफ एविडेंसेस है, मतलब आपने बाई पोस्ट कुछ अपना, आपने कोई ऑफेंस हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन भेजा है जिसके साथ में कोई फोटो या वीडियो प्रूफ या ऐसा कुछ है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज है वो he can start investigating the case himself or direct an investigation to be made by the police officer जो उसके नीचे रहेंगे, ठीक है। सो उससे क्या होगा, सच ऑफिसर शेल हैव, अब देखो ये जो ऑफिसर्स है जिनको जो मेन ऑफिसर्स है, सुपरिटेंडेंट है, तो उनके पास ये पावर्स होता है कि वो बाकी लोगों को बता सके कि ओके ये ऐसा कुछ केस हम लोग के पास आया है, यू इन्वेस्टिगेट, या अगर बड़ा कुछ अगर ऐसा कोई ऑफेंस लग रहा है, बड़ा कोई केस लग रहा है, तो दे आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट देमसेल्व्स। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेक्शन 156 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इट इज मेंशन दैट एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन। अब देखो जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, हम लोग फिजिकली जब हम लोग पुलिस स्टेशन देखते हैं तो आपका हर एक पुलिस स्टेशन का एक एरिया डिफाइंड रहता है, तो वो जो ऑफेंस या वो जो क्राइम है वो अगर उनके जुरिस्डिक्शन, उनके एरिया में अगर आ रहा है, देन ओनली दे आर अलाउड टू इन्वेस्टिगेट ऑन दैट केस। अगर नहीं है तो वो फिर डायरेक्टली क्या करेंगे, जो पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में वो केस आता है उनको वो हैंड ओवर कर देंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या बोला है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो डायरेक्टली चालू कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं रहती है ना, ऑफिसर इंचार्ज के पास डायरेक्टली कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए पावर्स होते हैं। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, सेक्शन 157 ऑफ कोड स्टेट्स प्रोसीजर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या है सेक्शन 157 क्या बोल रहा है, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कैसे होगा, ठीक है। सो सेक्शन 157 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब ये सब हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर कोई वर्चुअल क्राइम भी होगा तो वो टाइम पे भी हम लोग जो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो जो फिजिकल वर्ल्ड में जो हम लोग फॉलो करते हैं उसी के हिसाब से होगा। सो आईटी एक्ट में सारे प्रोविजंस मेंशन नहीं है, रिमेंबर आईटी एक्ट जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, आईटी एक्ट 2000, बाद में उसमें अमेंडमेंट चेंजेस हुए इन द ईयर 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 14, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं
ईयर टू ईयर आपको 2013 में भी कुछ चेंजेस मिलेंगे, उसके बाद भी कंटिन्यूअस चेंजेस होते हैं। इसको अमेंडमेंट बोलते हैं। कोई एक रूल में जब चेंजेस होते हैं ना, मतलब कुछ प्रोविजंस हम लोग ऐड करते हैं, कुछ प्रोविजंस हम लोग मॉडिफाई करते हैं, या कुछ प्रोविजंस जो काम के नहीं है उसको हम लोग हटा देते हैं, इसको अमेंडमेंट्स बोलते हैं। तो आप अगर देखेंगे कि हम लोगों के पास जो आईटी एक्ट है वो सफाइज नहीं है, तो वो टाइम पे हम लोग जब किसी के अगेंस्ट अगर हम लोगों को केस फाइल करना है तो आईटी एक्ट प्लस जो बाकी के जो हम लोगों के रूल रेगुलेशंस है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आईटी एक्ट ओनली इज नॉट सफाइज, उसके साथ में आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजर्स जो है ये आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उसके जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर मैं कहीं पे जाके अगर इफ आई फाइल एन एफआईआर इन सम साइबर सेल, सॉरी, तो वो टाइम पे भी जो एफआईआर रजिस्टर होगा सॉरी, जो एफआईआर रजिस्टर होगा या फिर उसके बाद जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा, कौन वो केस को हैंडल करेगा, ये सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे ये पावर्स यहाँ से आपको पता चलता है। सेक्शन 157, information received or otherwise an officer in charge of a police station has a reason to suspect the commission of offense which is empowered under section 156 to investigate। बराबर है। 156 क्या बोलता है, उसके जुरिस्डिक्शन में आता है कि नहीं आता है। सेक्शन 156 क्या बताता है, जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 154 क्या बताता है, प्रोसीजर टू फाइल एन एफआईआर। सेक्शन 154 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रोसीजर टू फाइल एन एफआईआर। आपके पास वो बाय पोस्ट आना चाहिए, कुछ इनफ एविडेंसेस होने चाहिए जिसके बेस के ऊपर आपको लगे कि हाँ वी कैन स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑफेंस या जो केस आपके पास आया वो आपके जुरिस्डिक्शन में है या नहीं, आपके लिमिट में है या नहीं। आपके लिमिट या आपके बाउंड्री में नहीं है, then you are directly going to hand over that case to the other police station or other officers, other officer in charge जिसके jurisdiction में वो आता है। एंड सेक्शन 157 की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज जो होंगे हम लोगों के वो यहाँ पे बताते हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मतलब स्टार्टिंग के जो इंक्वायरीज होंगे ना, अगर कोई हम लोगों को एग्जैक्टली अगर कुछ ऑफेंस के बारे में पता चला है तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये होने के बाद में आपने जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया उसका सेम रिपोर्ट जो है वो हम लोग मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। बराबर है। Police and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officer not being below the rank of state government may by general or a special order prescribes in this behalf to proceed to the spot to investigate the facts। मतलब छोटे मोटे ऑफिसर्स को नहीं भेजेंगे आप, अपना एक रिपोर्ट जो आपने प्रिपेयर किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, उसका एक कॉपी आप मजिस्ट्रेट को भेजेंगे एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से अगर लगता है कि हाँ ये केस में जो जो हम लोगों ने डाउट्स थे या जो जो हम लोगों ने पॉइंट्स आपको एफआईआर में मिले थे वो सब अगर प्रॉपर है, आपको और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और डिटेल में जाना है, कौन कौन और पर्सन्स इन्वॉल्व है, तो वो टाइम पे हम लोग एक स्पेसिफिक लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, इट माइट बी स्टेट गवर्नमेंट लेवल के ऑफिसर्स हो सकते हैं, या जो हम लोगों के सुपरिटेंडेंट या डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट या उसके अबोव जो रैंक वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनको फिर हम लोग ये केसेस में आगे करेंगे। जो फिर जो ऑफेंडर्स है उनको अरेस्ट करना है, उनके अगेंस्ट और जो प्रूफ है वो सब यहाँ पे देखेंगे। और उसके साथ में हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो कभी कभी आपने देखा रहेगा कि जैसे अगर कोई एक यूनिस क्राइम होता है, आपने 2012 का जो गैंग रेप वाला केस था, दिल्ली गैंग रेप केस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपने देखा रहेगा। तो एक स्पेशल कमीशन अपॉइंट होता है जो फिर देखता है कि जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है वो माइनर है या सारे अडल्ट है। माइनर मतलब 18 ईयर्स से कम, और 16 to 18 ईयर्स के जो अभी बच्चे होते हैं उनको हम लोग फॉर यूनिस क्राइम लाइक रेप मर्डर हम लोग उनको एडल्ट ही कंसिडर करते हैं। तो अगर कोई एक पर्सन जिसने अगर रेप किया है और उसका एज अगर 16 ईयर्स से कम है तो उसको हम लोग माइनर कंसिडर करेंगे, तो उसके जो प्रोविजंस है वो अलग रहेंगे। आप देख लो दिल्ली गैंगरेप केस जो हुआ था 2012 में, निर्भया केस जिसको बोलते हैं, तो उसमें से एक जो रेपिस्ट था दैट रेपिस्ट वाज अ माइनर वन।
तो वो जो माइनर रेपिस्ट था उसका प्रॉब्लम उसका ये क्या हुआ था कि वो टाइम पे हम लोगों के पास 2012 में जो हम लोगों के रूल्स थे उसमें अमेंडमेंट्स नहीं हुए थे। तो अमेंडमेंट्स नहीं होने का मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसने यूनिस क्राइम किए हुए, रेप मर्डर टाइप ऑफ क्राइम किए हैं और उसका एज अगर बिलो 18 ईयर्स है, तो वो टाइम पे उसको हम लोग माइनर कंसिडर करते थे, बच्चा कंसिडर करते थे। और उनको फिर जो रिहैब सेंटर्स होते हैं बच्चों के उसमें भेजा जाता था, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा कुछ सज़ा होता था। मतलब वहाँ पे रख के उनको सुधारा जाता था, उनको सिखाया जाता था, बस प्रॉपर सज़ा नहीं होता है। अब वो केस में हम लोगों को पता चला, निर्भया केस, गैंगरेप केस जो हुआ था 2012 दिल्ली में, तो वहाँ पे हम लोगों को पता चला कि सबसे ज़्यादा जो एक्टिव पार्टिसिपेंट था वो गैंगरेप में, वो यही बच्चा था जो 18 ईयर्स से थोड़ा सा कम था। तो उसके बाद में हम लोगों ने अमेंडमेंट्स लाया है इन द रूल बुक कि आप जो भी पर्सन को आप अरेस्ट करते हैं उसका एज अगर 16 to 18 के बीच में है, मतलब 18 ईयर्स से छोटा है लेकिन 16 ईयर्स से बड़ा है, तो वो टाइम पे उसको हम लोग ऐसे क्राइम्स में एज अ एडल्ट कंसिडर करेंगे, बिकॉज वो बच्चा नहीं है। अगर वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो हार्म किया था वो लड़की को वो यही बच्चे ने किया था, तो वो टाइम पे हम लोग उसको मेनली अडल्ट कंसिडर करेंगे और अडल्ट को जो पनिशमेंट होगा वो उनको होगा। तो वो अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन वो उसको सज़ा होने के बाद में हुआ है। सो रिमेंबर यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक एक जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसके लिए आप एक से ज़्यादा बार किसी को पनिशमेंट नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर कोई लोन अगर नहीं भरते हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी पे पेनल्टी आपको चढ़ते जाता है, वो अलग हो गया। लेकिन जब अगर हम लोग वहाँ पे आपका जो पनिशमेंट है, पेनल्टी मतलब पनिशमेंट हो गया, अगर मैंने सपोज लोन का एक ईएमआई नहीं भरा तो नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लग के आएगा, उसके बाद और पेनल्टी लगेगा, उसके बाद और पेनल्टी लगेगा। तो ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक पेनल्टी, पेनल्टी मतलब पनिशमेंट है मेरा कि मैंने वो टाइम पे पेमेंट्स नहीं किए। तो ये फाइनेंशियल मैटर्स में जो होता है वो अलग होता है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप कुछ क्राइम होता है, कोई एक पर्सन अगर कोई क्राइम करता है तो उसको आप एक ही बार सज़ा दे सकते हैं। तो जो निर्भया केस हुआ था 2012 में, उसमें जो माइनर कंसिडर हुआ था जिसका एज 17 ईयर्स से ज़्यादा ही था, 18 से वो 2-4 महीना ही कम था, तो उसको वो टाइम पे सज़ा हो गया था। और उसके बाद में रूल्स में चेंजेस किए, जहाँ पे हम लोगों ने बोला कि 16 to 18 ईयर्स के पर्सन अगर रेप या मर्डर टाइप क्राइम करते हैं तो उनको हम लोग एज अ एडल्ट कंसिडर करेंगे। लेकिन वो अमेंडमेंट के पहले जो पर्सन था उसको सज़ा हो गया था और उसके बाद वो इसके लिए वो 3-4 साल के बाद बाहर आ गया जेल से, और उसके बाद उसको सज़ा नहीं हुआ। मतलब आप कोई एक स्पेसिफिक केसेस में एक से ज़्यादा बार किसी को आप सज़ा नहीं दे सकते, आप एक ही बार सज़ा दे सकते हैं। दिस इज़ द केस। ओके, नाउ आफ्टर दिस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको उसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सो मैं आपको MCQ पॉइंट्स जो आ सकते हैं इस बार अगर फिजिकल एग्जाम नहीं हुआ, इसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन ईच केस मेंशन इन अ क्लॉज ए और बी। ए और बी में क्या बता रहे हैं, ए में क्या बोल रहे हैं, व्हेन इन्फॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन। तो वो टाइम पे हम लोग देखेंगे कि जो क्राइम जो हम लोग जिसके ऊपर वो कमीशन बैठा है, कमीशन मतलब एक्सपर्ट पैनल बैठेगा, 2 लोग 4 लोग 5 लोग का, और वो लोग फिर मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये जो क्राइम है वो कितना सीरियस नेचर का है, और जो पर्सन्स ने वो क्राइम किया है उनको आप डायरेक्टली फांसी दोगे या और कोई पनिशमेंट दोगे, उसमें और कोई पॉइंट ऑफ व्यू इन्वॉल्व है क्या। तो यहाँ पे वो ऐसा होगा। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन नीड्स नॉट प्रोसीड इन अ पर्सन और डेप्यूट सबॉर्डिनेट ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट। ठीक है, सो वो क्या करेगा, उसके सबॉर्डिनेट्स को भी वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन में ऐड करेगा। जो रिपोर्ट जो है वो बाद में इन्फॉर्मेशन किसके पास जा रहा है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास, जो एक एक्सपर्ट पैनल बैठा है उनके पास। If it appears to the officer in charge of a police that there is no sufficient ground for entering on an investigation, देखो यहाँ पे क्या बोला है, इनफ एविडेंस अगर आपको नहीं मिलता है ऐसे कुछ, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये बहुत सीरियस टाइप का क्राइम है और जिसके अगेंस्ट आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको कुछ अगर प्रूफ मिलता है तो आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है फिर उसके आगे। सो यहाँ पे क्या बोला, इन ईच ऑफ केसेस मेंशन क्लॉज ए एंड बी ऑफ द प्रोविजन
उसके बेस के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे, वो आपको बेसिक यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके साथ में यहाँ पे देखो ये वाले पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे, द कॉग्निजेबल शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहेंगे, बराबर है, अगर वो वर्चुअल क्राइम की बात करते हैं। और वो टाइम पे कौन सा सेक्शन एक्टिवेट होगा, सेक्शन 80, बराबर है। मतलब आपको एक पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कब कर सकते हैं, जब वो पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अटेम्प्ट किया है विच इज ऑफ अ नॉन बेलेबल टाइप, और जहाँ पे आप विदाउट मैजिस्ट्रेट का परमिशन के आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बेस के ऊपर आपने जो पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया है उसका एक पूरा रिपोर्ट आप मैजिस्ट्रेट को हैंड ओवर करेंगे, और अगर वो बहुत सीरियस टाइप का अगर क्राइम डिफाइन अगर होता है तो बाद में एक कमीशन भी उसके अगेंस्ट बैठेगा, 3-4 लोगों का एक्सपर्ट पैनल, और वो फिर आगे वापस वो केस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इन्वेस्टिगेशन भी साथ में चलते रहेगा। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो रहेंगे उसको हम लोग आईओ बोलते हैं शॉर्ट में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज पावर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन हु इज फेमिलियर विद द फैक्ट इन द सिचुएशन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो जो पर्सन जो आई विटनेस हम लोग बोलेंगे उनका स्टेटमेंट को आप रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने का मतलब आजकल हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट भी हो सकता है, बराबर है। और उसके बाद में आके यहाँ पे देखो क्या बोला है, आफ्टर कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन द पुलिस ऑफिसर नीड्स टू फाइल अ चार्ज शीट और अ चलान। आपने देखा रहेगा ना, तो एफआईआर होगा, एफआईआर के बेस के ऊपर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसमें अगर आपको लगता है कि हाँ जो कुछ चीज़ें एफआईआर में मेंशन है वो करेक्ट है और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, इनफ एविडेंसेस जमा करेंगे और उसके बेस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट फाइल करेंगे, और उसके बेस के ऊपर फिर कोर्ट में उसके ऊपर केस चलेगा। कहाँ पे जाएगा, देखो यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट में, बिकॉज जो कॉग्निजेबल क्राइम है वो आपकी क्रिमिनल नेचर के ही रहेंगे, जो बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं किसी को। दैट्स वाई वी कॉल इट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या है, किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया आपने। अब यहाँ पे कंप्यूटर हैक करना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन वी कैन जस्ट इमेजिन कि वो कंप्यूटर हैक किया, उसके अंदर उसके कोई पर्सनल फोटो वीडियोस थे वो आपने सर्कुलेट किए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का आपने वो मूवी देखा रहेगा जिसमें वहाँ पे एक प्रोफेसर होता है, दैट प्रोफेसर वाज गे एंड व्हाट हैपेंस कि वो अपने घर पे अपने कोई पार्टनर के साथ में थे, और उसका रिकॉर्डिंग, उसका एमएमएस कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बनाया, और वो एमएमएस जो है वो देन सर्कुलेट होता है पूरे यूनिवर्सिटी में, एंड बिकॉज ऑफ विच देन उनका यूनिवर्सिटी से जॉब चले जाता है। बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है, एंड एट दी एंड ही अटेम्प्ट्स सुसाइड। ये न्यूज़ में भी आया था पूरा, और उसके ऊपर आपने देखा रहेगा मनोज बाजपेयी ने एक मूवी बनाया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने किसी का सिस्टम हैक किया, उसके कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप चोरी कर रहे हैं और उसको आप मिसयूज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, जिससे उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। या जैसे मैंने एमएमएस वाला बोला, वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आएगा, जहाँ पे आपने उसका वो पर्सन को आपने इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर दिया है कि ही अटेम्प्ट्स सुसाइड, तो आपके ऊपर मर्डर चार्जेस ही डायरेक्ट लगेंगे जिसने भी ये किया है, बराबर है। पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑब्सकेन मटेरियल्स, ऑब्सकेन इन्फॉर्मेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्नोग्राफी काइंड ऑफ अ मटेरियल, एमएमएस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी। टेम्परिंग विद द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे अगर मैं एक टेंडर फाइल कर रहा हूँ, आपने वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में जो अमाउंट है उसमें वह चेंजेस कर दिया, आपने चोरी कर लिया, वो होगा। ओके, नॉन कॉग्निजेबल बहुत सिंपल है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब जो भी ये सीरियस नेचर के क्राइम्स नहीं रहेंगे वो सारे नॉन कॉग्निजेबल में आएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, एक एफआईआर रजिस्टर होगा। ऑफेंसेस एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बनेगा, एनसीआर, बराबर है, ऑथोराइज बुक के अंदर, और वहाँ से फिर वो जाएगा एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, उसके पास से आप परमिशन लेंगे टू इन्वेस्टिगेट द केस, और अरेस्ट अगर किसी को करना है तो अरेस्ट वारंट भी वहाँ से इशू होगा, बस यही है। एज कम्पेयर टू एफआईआर प्रोसेस इज वेरी इफेक्टिव, it may happens before postpone the issuance of this process, ask for an investigation by police, decides whether there is a sufficient ground for proceeding against the accused. So basically यहाँ पे क्या होगा, जब तक मजिस्ट्रेट का परमिशन नहीं आता आप इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं कर सकते।
और जो सीरियस टाइप के क्रिमिनल टाइप के जो क्राइम्स होते हैं ना, वहाँ पे हम लोग मजिस्ट्रेट का परमिशन के लिए रुकेंगे नहीं, बिकॉज जब तक अगर हम लोग परमिशन लेके आगे प्रोसीड करें तब तक इट माइट पॉसिबल कि जो अक्यूज्ड है या जो पर्सन है जिसने ये क्राइम की है वो अपने एविडेंसेस वाइप आउट कर दे, है ना। ये हो सकता है। सो नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, द क्रिमिनल प्रोसीजर इज वेरी स्लो in non-cognizable offense. Cognizable add in a cognizable case, police do not require any order who conduct the investigation. तो cognizable offense में investigation के लिए आपको कोई order की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉन कॉग्निजेबल केसेस जो रहते हैं वो नॉर्मल टाइप के केसेस रहते हैं, वो टाइम पे भी रिक्वायर्ड अ प्रॉपर प्रोसीजर्स, मजिस्ट्रेट की परमिशन लगेगा आपको टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन एज वेल, जहाँ पे आप मजिस्ट्रेट के पास जाके बताएंगे दिस इज़ द मेन केस, ये एविडेंसेस हम लोग को इतने मिले हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और एविडेंसेस जमा करने के लिए जिसके अगेंस्ट ये एविडेंस मिले उसके ऊपर उसके साथ इंक्वायरी करने के लिए यू रिक्वायर्ड अ ऑफिशियल परमिशन लेटर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट। और वो परमिशन लेटर मिलने के बाद में ही आप वो जो भी पर्सन है उसके साथ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और उसको अरेस्ट करने के लिए भी वापस आपको हर एक लेवल पे ऑर्डर्स या परमिशन लगेंगे। तो यहाँ पे आपको देखो वो बोला हुआ है, एग्जाम्पल्स कौन से रहेंगे, जैसे आपने पब्लिशिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है नॉर्मली, जैसे सर्टिफिकेट्स होते हैं वैसे डिजिटल सर्टिफिकेट्स रहता है, जिसके ऊपर आपको अगर कोई एक डॉक्यूमेंट अगर एनक्रिप्ट करना है, एनक्रिप्ट मतलब रीडेबल टू नॉन रीडेबल में, स्ट्रॉन्ग वे में। आप देखो कि आप व्हाट्सएप पे भी किसी को मैसेज करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत बार मैसेजेस आते हैं ना, फर्स्ट टाइम आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन इज अप्लाइड ऑन व्हाट्सएप, एंड बाकी के आपके जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं उसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। तो आज के टाइम पे फॉर अ सिक्योरिटी पर्पज़ हम लोग जो मैसेजेस होते हैं ना वो मैसेजेस को हम लोग सॉरी वो मैसेजेस को हम लोग एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्ट करने का मतलब होता है कि हम लोग वो मैसेजेस को डायरेक्टली सिक्योर करते हैं, रीडेबल टू नॉट रीडेबल में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में जो मैसेजेस भेजे वो कोई जेन्युइन पर्सन नहीं भेजे, इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पब्लिशिंग डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर अ फ्रॉड्यूलेंट पर्पस, आपने किसी का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो डुप्लीकेट बना है, आप यूज़ करें उसके नाम पे, वो हो सकता है सस्पेंशन ऑफ मटेरियल फैक्ट फ्रॉम कंट्रोलर और सीए। सीए सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है जो आपको ये डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट करने के लिए जो पब्लिक की प्राइवेट की मतलब जो डिटेल्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो रहेंगे, प्लस आपका एक डिजिटल सिग्नेचर रहेगा। डिजिटल सिग्नेचर मतलब एक यूनिक आईडी, एक यूनिक कोड होता है। हम लोग के फिजिकल सिग्नेचर्स जैसे रहते हैं जिसमें आपका नाम सरनेम दिखता है, वैसे सिग्नेचर्स नहीं होते। कंप्यूटर में जो डिजिटल सिग्नेचर्स रहते हैं दोज आर यूनिक आईडीज जो सीए के थ्रू आपको उसके सर्टिफिकेट पे प्रोवाइड होता है। तो अगर मैं कोई एक डॉक्यूमेंट एनक्रिप्ट करके भेज रहा हूँ तो मैंने ही वो भेजा है, कोई अननोन पर्सन के साइड से नहीं आया मेरा नाम लेके, ये वेरीफाई करने के लिए हम लोग उसके ऊपर अपना डिजिटल सिग्नेचर ऐड करते हैं। तो अगर मेरा डिजिटल सिग्नेचर कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर है तो रिसीवर इज़ वेल अश्योर्ड कि ये डॉक्यूमेंट एक जेन्युइन सोर्स से ही आया। सो दैट्स वाई वी रिक्वायर डिजिटल सिग्नेचर। और ये डिजिटल सिग्नेचर आपको ऐसे ही नहीं मिलता है, उसके लिए आपको डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वी डू हैव मैनी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, सीए होते हैं हम लोग के, लाइक TCS इज़ वन सीए। तो अगर मुझे ऐसा कोई डिजिटल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है देन आई गो एंड फाइल एन एप्लीकेशन। TCS का जो ऑफिशियल डिजिटल सर्टिफिकेट का साइट रहेगा वहाँ पे जहाँ पे मैं अपने डिटेल्स मेंशन करूँगा, मेरे जो प्रोफेशनल डिटेल्स है, मतलब ये सर्टिफिकेट मुझे कहाँ पे यूज़ है, कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरे कंपनी में मेरा पोजीशन क्या है, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स अगर लीक होंगे तो कितना ज़्यादा कंपनी को या मुझे लॉस हो सकता है, ये सब वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, जो सीए होते हैं, मतलब सपोज TCS इज सीए फॉर नाउ, तो अगर सीए अगर सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ जो पर्सन डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है वो जेन्यून पर्सन है और उसको एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है फॉर प्रोफेशनल नॉट फॉर अ पर्सनल रीजंस, देन ओनली इट इज़ अप्लाई, देन ओनली इट इज़ अलाउड। और वो सर्टिफिकेट जो है इट्स अ स्मॉल सॉफ्टवेयर, डिजिटल सर्टिफिकेट मतलब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको अब मिलता है सीए के पास से, जो कोई भी एक कंप्यूटर पे एक ही बार इंस्टॉल होता है, आप उसको 10 कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो जो कंप्यूटर पे आपने वो डिजिटल सर्टिफिकेट
इंस्टॉल किया है, वही कंप्यूटर से आप जब डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो आप उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं. दिस इज एवरीथिंग. ओके, ना उसके आगे आप देखेंगे नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट फ्रॉम एनी प्लेस, पब्लिक और अदरवाइज. अब यहाँ पे हम लोग को क्या पूछ रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, IT एक्ट 2000 का जो सेक्शन 80 है, जिसमें आप कॉग्निजिबल ऑफेंस में, बेस्ड ऑन कॉग्निजिबल ऑफेंस यू कैन अरेस्ट समवन, नॉट वी, ऑफिसर जिसका रैंक DSP या उससे बड़ा है ना, या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, ही कैन अरेस्ट अंडर सेक्शन 80 के जो पावर्स है, अरेस्ट समवन फॉर कॉग्निजिबल टाइप ऑफ ऑफेंसेस विदाउट अ वारंट, जस्ट FIR बेस पे. तो FIR का प्रोसीजर किसके अंदर है, सेक्शन 154 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर, बराबर है. तो वो किसी को अरेस्ट कर सकता है. लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पे ये बताया गया है सेक्शन 80 के अंदर या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी ये मेंशन किया है कि आप कोई पर्सन को विदाउट वारंट जब अरेस्ट करेंगे तो आप उसको सिर्फ पब्लिक प्लेस से अरेस्ट कर सकते हैं, कोई दूसरे प्लेस से नहीं. तो अब अगर पता है कि हाँ, अगर पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकता है तो वो सिर्फ पब्लिक प्लेस से कर सकता है, तो मैं ऑफकोर्स पब्लिक प्लेस पे जाऊंगा ही नहीं. सो अगर मैं पब्लिक प्लेस पे नहीं हूँ और मैंने बहुत सीरियस टाइप का क्राइम अटेम्प्ट किया है, इट मीन्स मैंने कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है, सीरियस क्राइम अटेम्प्ट किया है, बट स्टिल मैं पब्लिक प्लेस पे नहीं हूँ, तो उसके पावर्स जो है वो ऑफिसर्स को नहीं मिलते और वो मुझे विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, विदाउट परमिशन अरेस्ट नहीं कर पाएंगे. इन शॉर्ट वी कैन से दिस. तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछ रहे हैं, इज देयर अ नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट विदाउट अ वारंट. तो वहाँ पे पब्लिक प्लेस चेंज करके आपको कोई भी प्लेस करना चाहिए या फिर सिर्फ पब्लिक प्लेस रखना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है. सो आप भी बोल सकते हो कि अगर हम लोगों को सेक्शन 80 के अंदर ये जो प्रॉब्लम है, एनोमली मतलब प्रॉब्लम है, वी हैव मेनी एनोमलीज, मेनी प्रॉब्लम्स. तो हर एक जो रूल्स या लॉ बनता है ना, उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, जिसको टाइम टू टाइम जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे कुछ केसेस आते हैं और वो टाइम पे जब हम लोगों को उसके वो लूप होल्स मिलते हैं ना, तो उसके बेस के ऊपर हम लोग फिर वो रूल्स को अमेंड करते हैं. अमेंड मतलब चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं. सो पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट इज जस्टिफाइड और इज इट अ हार्श इन नेचर. मतलब ये अगर सीरियस क्राइम के लिए अगर सेक्शन 80 के पावर्स अगर कोई बोरो कर रहा है, यूज कर रहा है, देन इट्स फाइन. लेकिन अगर नॉन सीरियस टाइप के क्राइम के लिए भी अगर सेक्शन 80 अगर अप्लाई हो रहा है, देन ये बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा. मतलब जैसे ब्रिटिशर्स इंडियन सिटीजन्स के अगेंस्ट करते थे वो टाइम पे, ऐसा एक टाइप का ये भी रूल हो जाएगा. द पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट अ वारंट ओनली फ्रॉम अ पब्लिक प्लेस. मतलब ये जो वर्ड दिया है ना, ओनली फ्रॉम अ पब्लिक प्लेस, ये निकालना चाहिए, बिकॉज देयर शुड नॉट बी एनी सच टाइप ऑफ लिमिटेशंस. सो अगर किसी ने बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम किया और वो टाइम पे अगर मैं ये एक पॉइंट के ऊपर अगर अटकता हूँ वाइल एक्सेसिंग द पावर फ्रॉम सेक्शन 80 से मुझे पावर मिल रहा है किसी को अरेस्ट करने का विदाउट वारंट, लेकिन वो पावर इट इज़ लिमिटेड ओनली टिल अ पब्लिक प्लेस. तो अगर वो कोई ऑफिस में या कॉलेज में है तो वो टाइम पे वो सेक्शन 80 के पावर्स में बोरो नहीं कर सकता. तो वो क्या हो गया, ये सेक्शन 80 यहाँ पे है नहीं है, वो एक बराबर हो गया. सो देर इज अ नीड टू रिमूव सम एनोमलीज, जो कुछ प्रॉब्लम्स है या लिमिटेशंस है, बराबर है. द पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट अ वारंट फ्रॉम एनी प्लेस इज जस्टिफाइड. मतलब आपको यहाँ पे अगर कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस किया हुआ कोई एक पर्सन है, तो वो टाइम पे उसको हम लोग कहीं से भी अरेस्ट कर सके, ये पावर आपको पुलिस ऑफिसर्स को देना पड़ेगा, बराबर है. ये हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है. If offense is non-cognizable, then it put a big burden. मतलब अगर कोई ऑफिसर अपना पर्सनल को दुश्मनी निकालने के लिए अगर सेक्शन 80 के पावर्स अगर यूटिलाइज करता है, देन दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. ड्रैकोनियन लॉ हो गया ये कि मेरा अगर कोई पुलिस वाले के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, देन ही इज गोइंग टू यूटिलाइज और बोरो द पावर ऑफ सेक्शन 80 और उसके बेस के ऊपर वो मुझे विदाउट वारंट अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लेके जाके 3rd डिग्री टॉर्चर देगा. ये हो सकता है. सो एज वी आर अवेयर दैट द साइबर क्राइम हैज नो बॉर्डर डिस्टेंस एंड साइबर क्रिमिनल्स आर इनविजिबल. किसने किया हम लोगों को पता नहीं है, जब तक इन्वेस्टिगेशन करके एक्चुअल विक्टिम एक्चुअल क्रिमिनल जब तक मिलता नहीं है, तब तक किसी को पता नहीं होता कि वो साइबर क्राइम किसने किया. दैट इट इज अनरीजनेबल दैट द विक्टिम टू अंडरगो अ कंप्लेंट प्रोसीजर एंड टू वेट फॉर ईयर्स और फॉर अ लॉन्ग टाइम टू अपीयर एंड फेस ट्रायल्स. मेन प्रॉब्लम यही है. हम लोग इंडिया में आप देख लो कि जो कोर्ट केसेस चलते हैं ना, वो सालों के सालों तक चलते हैं. अब अगर किसी ने एक वर्चुअल क्राइम अटेम्प्ट किया है
वो भी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल जो भी नेचर का है। और उसमें जैसे फिजिकल क्राइम्स में अगर सालों के सालों चले जाते हैं, वैसे अगर आप वर्चुअल क्राइम में भी अगर आप उतना टाइम निकालेंगे तो आधे जो आपके प्रूफ है वो तो वाइप आउट हो जाएंगे। गेटिंग सो इसके लिए हम लोग को इसको फास्टर ट्रैक पे चलाने की जरूरत है। बाय लुकिंग द नेचर ऑफ साइबर क्रिमिनल इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट मतलब जिसने कंप्लेन फाइल किया उसको कंप्लेनेंट बोलते हैं हम लोग। It is discouraged them from taking action against a cybercrime, and as a result, many cybercrimes remains unpublished. सो बहुत बार हम लोग को पता ही नहीं रहता है कि हम लोग अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कहाँ पे जाके केस फाइल करें। फॉर एग्जांपल आप देख लो कि फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जो गर्ल्स होते हैं, विमेंस होते हैं, सपोज उन देर आर मैनी स्टॉकर्स, फ्लर्ट करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं। तो अभी ऐसा कुछ होता है, या सपोज कोई एक लड़की का फेक प्रोफाइल बनाया हुआ है जिसको कोई दूसरा पर्सन मिसयूज कर रहा है, तो वो टाइम पे हम लोग को कहाँ पे जाके उसके केस फाइल करने हैं। या फिर आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के डिटेल्स किसी ने चोरी किए और उसमें से ट्रांजेक्शन्स कर लिए, आपने देखा रहेगा ना, बहुत बार ऐसा होता है। तो अगर ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो वो टाइम पे आपको कहाँ पे केस फाइल करना है, एग्जैक्टली प्रोसीजर्स नहीं पता है। एंड अगर प्रोसीजर्स पता भी है तो उसमें लूप होल्स इतने हैं कि हम लोग जस्टिस मिलेगा हम लोगों को वो कंफर्म नहीं रहता है। और दिस इज़ द ओनली रीज़न कि इंडिया में, remember we call it in India most of the people literate but digitally illiterate. Getting what I'm trying to say? हम लोग के पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, सपोज वो काफ़ी अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स रहेंगे, इंजीनियर्स रहेंगे, दे आर लिटरेट बट डिजिटली इनलिटरेट। मतलब अगर उनका डिजिटली अगर उनके अगेंस्ट कुछ क्राइम हो रहा है तो कहाँ कैसे क्या एक्शन लेना है वो उनको एग्जैक्टली पता नहीं है। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आईटी स्टूडेंट्स को भी इट माइट पॉसिबल कि पता नहीं होगा। दैट्स वाई वी हैव दिस सब्जेक्ट जहाँ पे हम लोग वी मेक आवर स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द सीरियस नेचर ऑफ दिस क्राइम्स। ओके, सो यहाँ पे वही दिया है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम is done by the police officers, so it is important to waste powers of arrest without warrant in a specified police officer and government officers under section 80 regardless of accused place. ठीक है, सो हम लोग इन शॉर्ट वही बताने की ट्राई कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम लोग ये भी बता रहे हैं कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कोर्ट आस्क द पुलिस ऑफिसर टू डू द इन्वेस्टिगेशन बट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैनी साइबर क्राइम इज टायरसम। बिकॉज आधे टाइम तो आप देखो कि अगर नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाके अगर कोई साइबर रिलेटेड अगर केस आता है तो वो टाइम पे वहाँ पे जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो दे आर नॉट टेक्निकल साउंड इनफ। तो अगर उनको ये टेक्नोलॉजी का ही ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो मेरे साइबर क्राइम रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट हैंडल कैसे कर पाएंगे। तो बहुत बार ये भी होता है कि जिनको टेक्निकली थोड़ा बहुत पता भी है उनको फिर भी ये पता नहीं चल सकता कि हम लोग एग्जैक्टली जो कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू कहाँ से करना। सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो ऑनलाइन हैक हो गया, मेरा पैसा किसी ने विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ हो गया, कहाँ पे गया नहीं पता है, किसने किया नहीं पता है, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कहाँ से करना है वो भी नहीं पता है। मेरा पासवर्ड अगर लीक हुआ तो कैसे हुआ वो भी नहीं पता है। सो मैंने कहीं और कोई दूसरे अननोन मशीन से कभी लॉगिन नहीं किया है। तो बहुत बार यही होता है कि जो हम लोगों के नॉन कॉग्निजेबल केसेस भी रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा टायरसम रहते हैं। मतलब एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है कि इन्वेस्टिगेशन चालू कहाँ से करें, है ना, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ वो हम लोग को नहीं पता रहता। सो यहाँ पे क्या बोला है, सम अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन सेक्शन 80 टू रिमूव द एनोमली। एनोमली क्या है, पब्लिक प्लेस को हटा दो एंड मेक इट इफेक्टिव अगेंस्ट offenses under IT Act. Delete the word public from subsection 1 of section 80. Remove the explanation and instead of using the word like any offense under this act, use the word any cognizable offense. बराबर है, ये बहुत प्रॉपर रहेगा। एनी ऑफेंस नहीं, एनी ऑफेंस में क्या होगा, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, मतलब सीरियस एंड नॉन सीरियस नेचर के भी ऑफेंसेस आ सकते हैं। तो क्या होगा, कोई ऑफिसर का अगर कोई एक दूसरे नॉर्मल सिटीजन के साथ में अगर कोई दुश्मनी है जैसे मूवी में दिखाते हैं तो वो क्या करेगा, इज गोइंग टू मिसयूज द पावर ऑफ सेक्शन 80 और वो उसको पब्लिक प्लेस से अरेस्ट करके 1-2 हफ्ते भी अगर इन्वेस्टिगेशन करता है विदाउट वारंट तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, तो वो अननेसेसरीली किसी को टॉर्चर कर सकता है। तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे हम लोगों को अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत है, एक तो सेक्शन 80 के अंदर पब्लिक प्लेस से जो अरेस्ट लिखा हुआ है वो पब्लिक हटा दो, कोई भी प्लेस से अरेस्ट अलाउड होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग,
सेक्शन 80 के पावर्स जो एनी ऑफेंस के अंदर जो एक्टिवेट होता है उसको हम लोगों को सिर्फ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर ही एक्टिवेट करना है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सारे सीरियस नेचर के रहते हैं, जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस रहते हैं, बराबर है। तो ऐसे केसेस में ही हम लोग को सिर्फ सेक्शन 80 एक्टिवेट करना है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ओके, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, चेक एंड बैलेंसेस अगेंस्ट द आर्बिटरी अरेस्ट। तो आर्बिटरी अरेस्ट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। ओके, सो गाइज अभी का जो हम लोग का ये वाला जो टॉपिक जो है, आई विल कीप इट टिल हियर। 1.5 जो है ये हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे इन साइबर लॉ। एक छोटा सा टॉपिक ही बचा हुआ है, आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं।